So today we are going to start our next chapter, and the name of the chapter is heating effects of current. This is our third chapter of second unit, that is chapter 2C. तो सारा सिलेबस हमने अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, तो हमारा ये थर्ड चैप्टर है सेकंड यूनिट का। तो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, एंड आवर फर्स्ट टॉपिक इज, हमारा पहला टॉपिक है दैट इज जाउल्स लॉ। सो जाउल्स ने हमें बताया कि जब भी करंट जो है किसी भी वायर में से या किसी कंडक्टर में से पास किया जाता है तो वो कंडक्टर गर्म हो जाता है, मतलब करंट उस कंडक्टर को हीट अप कर देता है। तो वो जो हीट है वो कैसे रिलेटेड है, किस तरह से हम कर सकते हैं, तो उसको हम विद द हेल्प ऑफ जाउल्स लॉ निकालते हैं। सो जाउल्स लॉ, द स्टेटमेंट इज whenever electric current is passed through a conductor, is passed through a conductor, it becomes hot. It becomes hot after some time. This effect is known as Joule's heating effect. Joule heating इफेक्ट, क्योंकि ये जाउल ने बताया था तो इसका नाम रख दिया गया जाउल हीटिंग इफेक्ट। तो जाउल ने ये कहा कि जब कभी भी एक कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो थोड़े समय के लिए गुजारना पड़ेगा हमें, तो थोड़े समय के बाद हम क्या देखते हैं, करंट अभी चल रहा है उस कंडक्टर में से, कि वो कंडक्टर गर्म हो जाता है। आप प्रैक्टिकली भी इसको देख सकते हो बेटा, जब भी आप कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आप चलाते हो, आप एसी चलाते हो या कोई आप घर पे कूलर चल रहा है आपके पास, तो आप क्या करते हो कि आप थोड़ी देर बाद उसकी वायर को हाथ लगा के देखो, तो वायर क्योंकि वो इंसुलेटेड होती है, बाहर उसके कवर होता है, तो आपको शॉक नहीं आएगा, लेकिन आप जब उसको चेक करोगे तो वो वायर जो है वो गर्म हुई होगी। तो जाउल्स ने ये सबसे पहले बताया था कि जब भी कंडक्टर में से कोई करंट गुजरता है तो कुछ समय बाद वो कंडक्टर गर्म हो जाता है, तो इसको कहते हैं जाउल्स हीटिंग इफेक्ट। और जाउल्स ने कहा कि ये हीट का, हम हीट कैसे निकालेंगे इसकी, तो अकॉर्डिंग टू जाउल ये हीट कितना गर्म होगा वो किस पे डिपेंड करती है, हीट प्रोड्यूस्ड इन एनी वायर इज, तो ये कितनी हीट होती है, ये कैसे पता लगेगा, हीट प्रोड्यूस्ड इन एनी वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। तो जितना करंट गुजर रहा है उसकी वैल्यू के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, मतलब अगर आप करंट को दोगुना कर दोगे तो हीट कितनी हो जाएगी, 4 गुना, 4 टाइम्स। तो अगर आप हीट करंट को, एक वायर में से करंट गुजर रहा है, वायर कुछ गर्म हो गई, अगर करंट की वैल्यू डबल कर दी जाएगी तो हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। सिमिलरली यही हीटिंग इफेक्ट जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो जिस वायर की ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उसके अंदर हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, मतलब जिस वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वो ज्यादा गर्म होगी। एंड दिस हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज टाइम। टाइम, जितने टाइम के लिए करंट उस वायर में से गुजर रहा है, अगर ज्यादा देर के लिए गुजरेगा तो वायर ज्यादा गर्म होगी, अगर कम देर के लिए गुजरेगा तो वायर कम गर्म होगी। सो इट इम्प्लाइज द हीट प्रोड्यूस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, और H is equal to I square R T in joule।
इसके यूनिट्स हैं जाउल्स। तो हीट के यूनिट हमें पता है, हीट के यूनिट क्या होते हैं, कैलोरीज या जाउल। तो जाउल्स में ये निकाली जाती है हीट, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अगर इसको मैं कैलोरीज में रखना चाहूँ तो आई कैन राइट इट इन कैलोरीज एज वेल। तो कैलोरीज में ये क्या लिखा जाएगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय 4.2 कैलोरीज। तो सेम हीट इन कैलोरी, तो कैलोरीज में क्या आ जाएगी, आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय 4.2। तो जाउल्स की वैल्यू को जब 4.2 से डिवाइड कर दिया जाता है तो वी गेट द वैल्यू इन कैलोरीज, बट द ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जाउल्स। तो ऐसा यूनिट जाउल्स है, इसलिए हम ज्यादातर जाउल्स में ही निकालते हैं। एंड दिस अबव इक्वेशन, sorry wait a minute, and this equation is known as Joule's law of heating. तो ये इक्वेशन जो है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज नोन एज जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इसको जाउल्स हीटिंग इफेक्ट कहते हैं और इक्वेशन को जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ हीटिंग, ये जाउल्स ने ये तो चीज निकाली, एक्सपेरिमेंटली भी ये शो कर दिया कि भी हमारा कोई भी कंडक्टर में से जब करंट गुजरेगा तो वो गर्म हो जाएगा। लेकिन गर्म क्यों होता है, व्हाट इज द कॉज? सो कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, व्हाट इज द कॉज? तो कॉज क्या होता है कि हमें पता है कि करंट जो है दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज के फ्लो को करंट कहा जाता है, और कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स होते हैं दैट आर दोज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स जब कंडक्टर में से गुजरते हैं तो कंडक्टर्स के एटम्स और आयन के साथ वो कोलाइड करते हैं, वो टकराते हैं, और इस टकराने की वजह से गर्मी पैदा होती है। दैट इज दिस collisions among the charge carriers and the atoms or ions of the conductor is the root cause of heating effect of current। तो इसी के कारण करंट जब गुजरता है कंडक्टर में से तो हमारे कंडक्टर को गर्म कर देता है, क्योंकि करंट गुजरता है इसका मतलब उसके अंदर से चार्ज कैरियर्स जा रहे हैं, और चार्ज कैरियर्स हमारे कंडक्टर के एटम्स और आयन के साथ टकराते हैं, और इन टकराने की वजह से ही वहां पर गर्मी पैदा होती है। दैट इज इट इज द कॉज ऑफ हीटिंग। सो whenever we can write it like this, when a potential difference, when a potential difference is applied across a conductor, an electric field, an electric field is set up inside the conductor, and free electrons gets free electrons present in the conductor gets accelerated free electrons in the conductor gets accelerated in the direction opposite to electric field. To electric field, and on their way suffer frequent collisions
with the ions or atoms of the conductor and as a result temperature of the conductor rises. Temperature of the conductor rises. तो ये है हमारा रूट कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब भी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं हमारे कंडक्टर में, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कंडक्टर के एटम्स और आयन के साथ टकराते हैं, और उनके टकराने की वजह से हमारे कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो दिस इज द कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हम जो हमने हमारे को जाउल्स में ये इक्वेशन दी, ये रही हमारी इक्वेशन, दिस इक्वेशन। अब हम इसका प्रूफ भी करते हैं। सेकेंडली आपने ये देखा कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, और H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं लगा बेटा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे यूनिट है, 1 है। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, 1 ही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इधर हमने जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगाया तो कोई भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर नहीं लगता है। द कांस्टेंट इज 1, तो उसको 1 ही लिया गया है यहाँ पे, तो उसकी कोई जरूरत नहीं। नाउ प्रूफ। तो एज वी नो दैट जब भी करंट होता है, करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मानो क्यू चार्ज है, टी टाइम के लिए चला, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो ये है हमारा चार्ज की वैल्यू। तो चार्ज कितना है, करंट इंटू टाइम। नाउ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्यू। मूविंग ए charge q across a potential difference of v is given as एक q चार्ज को अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस v में जब मूव कराया जाता है तो कितना वर्क होता है। तो हमें पता है पोटेंशियल होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, तो वर्क क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ चार्ज इनटू द पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है बेटा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोसिटी पोटेंशियल का जब हमने चैप्टर किया तो उसमें क्या था कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाने में कितना काम करना पड़ता है, वो है उस पॉइंट का पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर चार्ज हम क्यू लेके जाते हैं उस पोटेंशियल डिफरेंस में, तो जितना वर्क करना पड़ता है वो कैसे होगा, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, और क्यू की वैल्यू हमारे पास ये है आई इंटू टी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी इंटू बी। तो ये हमारे पास आ गया वर्क डन। इट इम्प्लाइज वर्क डन कितना आ गया, आई इंटू टी, और ये पोटेंशियल है बी। तो मानो बी पोटेंशियल आपने मेंटेन किया था कंडक्टर के अक्रॉस, तो बी इज इक्वल टू आई आर होता है, जहां पर आई क्या है, कंडक्टर में से करंट, और आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो वी को मैं आई आर पुट कर सकता हूँ, बिकॉज बी इज इक्वल टू आई आर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई स्क्वेयर आर टी। दिस इज द वर्क डन। और यही वर्क जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में किया जा रहा है, दिस वर्क डन appears in the form of heat. Work, heat क्या है, heat is an energy. Work and energy are equivalent quantities, ठीक है ना। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में भी हमने प्लस वन में पढ़ा था कि वर्क जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये काम जो चार्ज पे किया जाता है उसको कंडक्टर में से फ्लो कराने में, वो हमें एनर्जी के फॉर्म में नजर आता है। एंड this work this work done appears as heat in the conductor.
सो हीट इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अगेन द यूनिट्स आर जूल्स, और अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है इन कैलोरीज, और H इज इक्वल टू फिर से वही आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय 4.2 will give us the value of heat in calories। तो जाउल्स वाली वैल्यू को अगर आप 4.2 से डिवाइड करते हो तो आप कैलोरीज में आप, तो दिस इज द प्रूफ ऑफ जाउल्स हीटिंग इक्वेशन और लॉ। तो ये है हमारे पास प्रूफ। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? अभी हमने जाउल्स का लॉ पढ़ लिया, और जाउल्स ने कह दिया भैया कि जब करंट गुजरेगा कंडक्टर में से तो गर्म होगा, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट उन्होंने बता दिया, अपना हीटिंग जाउल्स हीटिंग लॉ दे दिया, और हमने उसका प्रूफ भी देख लिया। अब हमारे पास बात आती है इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर होती है, पावर क्या होती है बेटा? पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो ये अगर इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये करंट से जुड़ा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिक पावर है वो इलेक्ट्रिक वर्क जो ईएमएफ का सोर्स करता है कंडक्टर में टू मेंटेन द करंट इन द कंडक्टर। तो वो इलेक्ट्रिक वर्क जो सोर्स ऑफ ईएमएफ हमारे कंडक्टर में कर रहा है टू मेंटेन द करंट इन इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। तो the rate at which power is work done per unit time, rate of doing work होता है। पावर क्या होता है? rate of doing work। तो the rate at which electric work is done by the source of EMF in maintaining the current in electric circuit is known as electric power of the circuit। electric power of the circuit। तो सोर्स ऑफ ईएमएफ को जितना वर्क करना पड़ता है इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट। नाउ द पावर P is a rate of doing work, that is work done per unit time। let me write it down in some other color। तो पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, और वर्क क्या है? वर्क तो हमने निकाला हुआ ये रहा, इससे पहले देख लेते हैं। वर्क हमने यहाँ पे निकाला था, इसको लिख लो वर्क, ये रहा, तो यही वर्क है ना। तो वर्क की ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं आई वी टी, तो इसको वी आई टी लिखा जाता है। तो वर्क क्या है? वी आई टी डिवाइडेड बाई ये टाइम है टी, सॉरी इसको हम क्या करते हैं, ये भी टाइम ही था बेटा, तो इसको कैपिटल टी नहीं, कैपिटल टी से हम ज्यादातर टेम्परेचर को डिनोट करते हैं। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम ये है, तो टी, तो ये टी से टी कैंसिल हो गया, तो पावर किससे इक्वल आ गई? वी आई। तो पावर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल टू द करंट। तो पोटेंशियल और करंट की प्रोडक्ट जो है वो हमारे सर्किट का पावर के बारे में बताती है। P इज इक्वल टू वी आई। और ये किस में मापी जाती है पावर? पावर इज मेजर इन वॉट और जूल्स पर सेकंड, इसके यूनिट है वॉट। तो ज्यादातर पावर किलोवाट में मापी जाती है, लेकिन ऐसा यूनिट जो है वो वॉट है। तो पावर इज मेजर्ड इन वॉट, इसके यूनिट्स हैं वॉट। ओके, सो दस पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट thus power of an electric circuit is said to be 1 watt। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क पर यूनिट टाइम। तो पावर 1 वाट तब होगी, एक सर्किट की पावर 1 वाट तब होगी व्हेन 1 वाट, और हम कह सकते हैं उसको 1 एम्पियर वोल्ट, क्योंकि वी आई का भी तो
प्रोडक्ट है, पावर क्या है, V इंटू आई आया ना, तो एम्पियर वोल्ट, आई की यूनिट है एम्पियर और V की यूनिट है वोल्ट। तो पावर को 1 वाट या 1 एम्पियर वोल्ट कब कहा जाएगा, इफ 1 एम्पियर करंट flows in it against a potential difference of 1 वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की पावर को 1 वाट या 1 एम्पियर वोल्ट तब कहा जाएगा जब उस सर्किट में से 1 एम्पियर करंट गुजरता है अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो उसमें 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आप मेंटेन करो और 1 एम्पियर अगर उसमें से करंट गुजर रहा है तो सर्किट की पावर क्या है, 1 वाट या 1 एम्पियर वोल्ट। तो पावर का हमारे पास फॉर्मूला आया है V इंटू आई। अगर हम V की वैल्यू I इंटू आर पुट करते हैं तो आई स्क्र आर भी इसकी वैल्यू निकल सकती है, और I की वैल्यू V बाई आर करते हैं तो V स्क्र आर भी इसकी वैल्यू हो सकती है। तो ये तीनों वैल्यूज आपके पास पावर की, ठीक है ना। तो V इंटू आई, अगर आप V की वैल्यू I इंटू आर पुट करोगे तो आई स्क्र आर हो जाएगा, और I की वैल्यू V बाई आर पुट करोगे तो V स्क्र बाई आर हो जाएगा। तो आप कोई भी वैल्यू पावर की ले सकते हो। इन सीरीज अगर कोई भी सर्किट सीरीज में लगे हुए हैं तो क्या होगा, तो हम पावर की वैल्यू लेते हैं P इज इक्वल टू आई स्क्र आर। क्यों, क्योंकि सीरीज में जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स लगे होंगे उनमें करंट सेम जाएगा। सीरीज में करंट सेम जाता है ना, पैरेलल में जो होता है वो करंट स्प्लिट होता है, सीरीज में करंट सेम जाता है, तो इसका मतलब करंट हर एक में से कांस्टेंट हो जाएगा। तो करंट की वैल्यू तो सेम जाएगी हर एक सर्किट में। अगर अलग अलग डिवाइसेस लगे हैं सीरीज में तो सभी को करंट तो सेम ही मिलेगा। तो इसका मतलब पावर किस पे डिपेंड करेगी उनकी, एट दैट टाइम पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो करंट कांस्टेंट जा रहा है, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसको पावर ज्यादा चाहिए होगी, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसकी उसको पावर कम चाहिए होगी, ठीक है ना, एज करंट इज कांस्टेंट। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी डिवाइसेस सीरीज में लगे होंगे तो किसी को पावर ज्यादा कब चाहिएगी, जब जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी उसको पावर भी ज्यादा चाहिए होगी टू मेंटेन द करंट। और अगर वो सीरीज में लगे होंगे, अगर कई डिवाइसेस पैरेलल में लगे हैं तो इफ डिवाइसेस आर इन पैरेलल तो क्या हो जाएगा, उनके अक्रॉस पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, जैसा कि हमारे घरों में होता है। तो हमारे जो होम अप्लायंसेज हैं वो सारे हमारे इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो हुई है वो सारा कुछ पैरेलल में हुआ है, सॉरी, तो पैरेलल में हुआ है। अगर सीरीज में होगा, कोई भी दो इंस्ट्रूमेंट आपस में सीरीज में होंगे तो अगर पहला इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा तो दूसरा अपने आप ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी वायरिंग अगर सीरीज में होगी तो सीरीज में एक जगह पे फॉल्ट आने पे सारा लाइन ही खराब हो जाएगी, लेकिन पैरेलल में की जाती है इसलिए अगर एक बंद है तो भी दूसरे चलते हैं। तो हमारे घरों में पैरेलल में होती है, इसीलिए सभी को पोटेंशियल सेम मिल रहा है। तो हमें बाहर से सप्लाई आती है बेटा 220 टू 240 वोल्ट, तो ये सप्लाई पोटेंशियल की आती है, तो हमारे सारे अप्लायंसेज को सेम पोटेंशियल मिलता है। तो पावर इन दैट केस, पावर को हम क्या लेंगे, V स्क्वायर बाय आर, और P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ से P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगा। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उस डिवाइस को कम पावर चाहिए, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसको ज्यादा पावर चाहिए। तो इस तरह से हम पावर की बात या पावर की वैल्यूज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी इलेक्ट्रिकल पावर की बात हो गई, अब आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। So electrical energy, it is defined as, with some other color, it is defined as the energy supplied by the source of EMF in maintaining the current in an electrical circuit
in an electric circuit for a given time. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी वो एनर्जी है जो हमारे सोर्स ऑफ ईएमएफ को सर्किट में देनी पड़ती है, उस सर्किट में करंट मेंटेन करने के लिए फॉर अ गिवन टाइम, कुछ समय के लिए। तो पावर जो थी वो रेट ऑफ डूइंग वर्क थी, ये वर्क ही होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क होता है, मतलब जितने ज्यादा समय के लिए आप करंट चलाओगे एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो ज्यादा समय के लिए आप अगर करंट चलाने देते हो तो ज्यादा समय के लिए काम करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो वर्क है वो पावर इनटू टाइम से निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हमारी, एनर्जी सप्लाइड का मतलब है कितना काम करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई जो है वो इक्वल टू वर्क ही होती है, इलेक्ट्रिकल वर्क डब्ल्यू, एंड इट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो आपके पास क्या आ जाता है, ई इज इक्वल टू वी आई टी। तो आपने ये देखा कि आपके पास पावर आ गई थी वी आई, और अगर आप वर्क को पावर से मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर ले जाओगे, तो वर्क क्या आ जाएगा, P इंटू टी, दैट इज वी आई टी। तो दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वर्क भी यही था वी आई टी। तो वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेम ही चीज है। जितना ज्यादा समय के लिए आपके सर्किट में करंट चलेगा उतना ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा या उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो हम मापते हैं घरों में, जब आपका बिजली का बिल आता है तो वो क्या माप के देते हैं आपको, वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन मापते हैं कि आपने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज की है। तो जितनी ज्यादा समय के लिए आप लाइटें जगाओगे या आपका अप्लायंस चलाओगे उतनी ज्यादा समय के लिए आपको वो एनर्जी चाहिए होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो यही, इसी के ऊपर हमें वो चार्ज करते हैं। तो वो हमारा जो मीटर है वो क्या माप रहा है, हमारा मीटर हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही माप रहा है, कंजम्पशन। ठीक है। तो 10, तो इसका मतलब इसकी यूनिट्स क्या आएंगी, इसकी यूनिट्स भी वॉट और किलोवाट होती है। वैसे ज्यादातर मापा किलोवाट में जाता है, लेकिन इसकी ऐसा यूनिट जो है वो वॉट है। ठीक है जी। तो एनर्जी हो गई हमारे पास, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हमारे पास। ठीक है ना। 10 वन, सॉरी, वॉट आवर, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, इसमें किलोवाट नहीं, एनर्जी की बात हो रही थी। तो वॉट आवर, क्योंकि ये पावर इनटू टाइम था ना, तो वॉट आवर और किलोवाट आवर, वी वर टॉकिंग अबाउट एनर्जी नॉट पावर। तो एनर्जी क्या हो गई, पावर इनटू टाइम। तो पावर की यूनिट है वॉट और टाइम की है आवर, तो इट इज वॉट आवर और किलो वॉट आवर। तो ज्यादातर इसको किलो वॉट आवर में मापा जाता है। 10 1 किलो वॉट आवर इज द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड when an electrical appliance when an electric appliance of power 1 kilowatt is works for या used for works for 1 hour। तो इसका मतलब 1 किलोवाट पावर का अप्लायंस जब 1 घंटे के लिए चलाया जाता है तो एनर्जी कितनी कंज्यूम होती है, 1 किलोवाट आवर। तो आपके घर में जो यूनिट्स आते हैं कि आपने 100 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, 200 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, तो वो यूनिट्स क्या हैं, मतलब 200 किलोवाट आवर आपने यूज किया है। मतलब आपका कोई भी अप्लायंसेस, अलग अलग अप्लायंसेस, डिफरेंट अप्लायंसेस जो अलग अलग पावर के हैं, तो आपने इतने किलोवाट आवर कंज्यूम किए हैं एनर्जी। ठीक है। तो आपके पास ये आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो 1 किलोवाट आवर किससे इक्वल होता है, 1000 वॉट। तो किलोवाट किससे होता है, 1000 वॉट के, और आवर किससे इक्वल होता है, सेकंड में 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आता है 3.6 इंटू 10⁻⁶। तो वॉट जो होता है वो जूल्स पर सेकंड होता है, तो सेकंड से सेकंड कट जाता है, तो ये हमारे पास क्या आता है
जाउल। तो ये एनर्जी है। हम एनर्जी किस में मापते थे? हम तो एनर्जी जाउल्स में मापते थे। तो अभी हम किस में माप रहे थे? किलोवाट आवर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर में मापी जाती है, लेकिन अगर उसकी वैल्यू जाउल्स में भी निकालनी है आपने, तो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3.6 into 10⁶ जाउल्स। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ ये जो हमारे पास डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के, ये हम यूज करते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। सो सम एस्पेक्ट्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। some aspects of heating effect of करंट। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को हम यूज करते हैं कई जगह पर। और इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं? तो पहला क्या है, हमारे पास जब भी हम कोई लैंप यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक लैंप या इलेक्ट्रिक बल्ब, तो होता क्या है, बल्ब ग्लो करता है। बल्ब आपने अगर इनकंडेंसेंट बल्ब देखे हैं, तो हमारे पास जो पुराने बल्ब होते थे उनके अंदर एक वायर होती थी, जो येलो कलर के बल्ब थे, तो उसके अंदर वो वायर होती थी। तो वायर में से जब करंट गुजरता था तो वायर वो हीटअप होती थी, और उस हीटिंग के कारण ही वो लाइट देती थी। तो जैसे जैसे वो गर्म होती थी तो इट स्टार्ट्स एमिटिंग लाइट। तो हमारे पास क्या होता है, बल्ब की वायर तो गर्म हो जाती है, लेकिन जो वायर में से करंट बल्ब को दिया जा रहा है, लैंप को दिया जा रहा है, वो नहीं गर्म होती। ऐसा क्यों होता है? तो हमारे पास एक एस्पेक्ट है, वायर सप्लाइंग करंट टू एन इलेक्ट्रिक लैंप आर नॉट practically heated are not practically heated, but filament of the lamp becomes very hot. Why? ऐसा क्यों होता है कि फिलामेंट तो बहुत गर्म हो जाता है लेकिन वायर नहीं गर्म होती? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितनी हीट पैदा होनी है, देखो बेटा, हीट का है हमारे पास H इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी। ये रहा हमारे पास हीटिंग का H इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी। इसका मतलब हीट जो है वो हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल है? अगर करंट आई और टाइम टी है, तो रेजिस्टेंस जिसकी ज्यादा होगी उसी में हीट ज्यादा पैदा होगा। तो हीट प्रोड्यूस्ड in any conductor varies directly with resistance, that is H is directly proportional to R। तो क्वेश्चन क्या कहता है? कहता भाई, जब हमारा जो करंट है वो वायर जो सप्लाई कर रही है वो तो प्रैक्टिकली गर्म नहीं होती, लेकिन जिस लैंप को सप्लाई कर रही है उस लैंप का फिलामेंट जो होता है वो बहुत गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हीट जो है वो बेटा, अब दोनों में से करंट तो सेम ही गुजर रहा है। तार जो सप्लाई कर रही है करंट, वो ही फिलामेंट को मिल रहा है लैंप के, तो इसका मतलब करंट तो सेम है और सेम ही समय के लिए दोनों में से करंट चल रहा है। लेकिन फिर भी फिलामेंट की वायर बहुत गर्म हो जाती है और हमारी जो वायर सप्लाइंग द करंट है वो नहीं गर्म होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फिलामेंट की वायर की रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द वायर सप्लाइंग द करंट। तो दैट इज वाई द फिलामेंट वायर्स गेट heated up, whereas the wire supplying the current is not practically heated. So the resistance of wire supplying the current is very small as compared to the of the resistance of the filament of lamp।
Therefore, there is more heating effect in filament of lamp as compared to wire supplying current. तो जो हमारी वायर है जो करंट सप्लाई कर रही है उसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू द फिलामेंट ऑफ द लैम्प। तो ये एक एस्पेक्ट था हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। इसी के साथ हमारे पास दो तीन और एप्लीकेशन हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट हमारे पास जो हमने पिछला चैप्टर किया था उसका हमने एक न्यूमेरिकल हमने किया था और कल हम और न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में जाना। तो जाउल्स ने बोला कि किसी भी कंडक्टर में से अगर करंट गुजरता है तो वो उस कंडक्टर को गर्म कर देता है, और वो हीटिंग इफेक्ट की वैल्यू कैसे निकाल दी जा सकती है, H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी। आई करंट है, आर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, और टी वो टाइम है जिसके लिए वो करंट उस कंडक्टर में से गुजर रहा है। ऐसा होता क्यों है, गर्म क्यों करता है? क्योंकि चार्ज कैरियर जो हैं वो कंडक्टर के एटम्स और आयन से टकराते हैं, और इन कोलिजन्स की वजह से ही कंडक्टर गर्म हो जाता है। फिर हमने इसका प्रूफ किया, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल पावर की बात की। तो पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ टू मेंटेन द करंट इन द सर्किट। तो हमारा सोर्स ऑफ ईएमएफ सर्किट में करंट मेंटेन करने में जितना वर्क करता है, रेट ऑफ वर्क करता है, उसको कहते हैं पावर। तो वो भी आई के इक्वल आई हमारे पास। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी